हेलो एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हुई है। अब हमारी जो वीडियो की सीरीज़ होगी, जैसे जैसे आप कमेंट करते रहेंगे और वो वीडियो आपको मिलता रहेगा। देखिए, सबसे पहले आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि एनसीईआरटी बुक को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ें तो कौन सी क्लास की पढ़ें। तो आज हम वही एनसीईआरटी की बुक का आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 6 से 12 तक सभी किताबें आप पढ़ते रहें एनसीईआरटी की, केवल वही आपको बुक पढ़नी है कि जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्यों पढ़ें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, ठीक है। और कैसे पढ़ें, ये ज़रूरी होगा कि कैसे पढ़ें। उसके बाद में क्या यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से या नहीं आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग बोलते हैं 6 से लेकर 12 तक सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 12th की 3 एनसीईआरटी आती है, 1 2 3, ये भाग करके आता है, भाग 1 भाग 2 भाग 3, ये 3 एनसीईआरटी आपको खरीद लेनी है। और दूसरी बात है कि क्लास 11th 12th की ये आती है, 11th की क्लास 3 एनसीईआरटी आती है। ये ओल्ड एनसीईआरटी, ये कौन सी एनसीईआरटी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। और ये न्यू एनसीईआरटी है क्लास 12th की। तो ये दोनों आपको ले लेनी है। देखिए, अगर आप इसको नहीं खरीदना चाहते तो एक आती है तमिलनाडु बुक की, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में केवल आपको न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th की और उसके बाद में ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की एनसीईआरटी, बस केवल हिस्ट्री में यही दो ही पढ़ना है बस। उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर में केवल और केवल क्लास 11 की एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी है, इसको आप बिल्कुल ले लेना है एनसीईआरटी के तौर पे। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी की। देखो, ज्योग्राफी में कुछ लोग 6 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं। यदि आपका बेसिक बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है तो आप 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यदि मोटा मोटा आइडिया है तो आप क्या कर सकते हैं, 9th 10th 11th की 2 बुक आती है, एक ये और 12th की, ये आप बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पता है तो आप केवल और केवल 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, अगर कम आपके पास टाइम है तो। लेकिन अभी आपको 2024 में फोकस करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि आपको 9th 10th 11 12th की ये आप एनसीईआरटी खरीद लें। टोटल 6 एनसीईआरटी होंगे, ठीक है। अब बात करें पॉलिटी की। पॉलिटी को केवल और केवल आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ये 2 बुक आपको दिख रहा होगा, राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान, केवल और केवल 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है बस। अब उसके बाद में आते हैं, पॉलिटी के बाद में आते हैं साइंस टेक। साइंस के लिए आपको केवल और केवल 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपको अगर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक की, तो विजन का पीटी 365 वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें तो केवल और 9th और 10th की पढ़नी है। अगर चाहें तो आप इसको भी नहीं पढ़ सकते हैं, रहने दीजिए, मत पढ़िए, ठीक है। अब बात आती है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको केवल और केवल 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी टोटल नहीं पढ़नी है, केवल लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या करिए कि पीडीएफ आप डाउनलोड कर लिए और लास्ट के 4 चैप्टर जाके प्रिंट आउट करवा लीजिए। बात करते हैं सोसाइटी क्या है, मेंस का सिलेबस है, आपको पता होगा। और इसको आपको कहाँ से करना है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, 2 बुक आती है क्लास 12th की, उसको आप कर सकते हैं। तो ये टोटल रहा कि कौन सी एनसीईआरटी और किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और या फिर आप सर्च कर सकते हैं फोकस यूपीएससी एस्पिरेंट, सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन हो रहा तो आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में हम पिन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, ठीक है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, देखो सबसे पहले ज़रूरी है पढ़ना क्यों है। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट हो गया होगा या फिर आप 12th के बाद होंगे, तो आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़े होंगे। और पढ़े हैं तो इसीलिए पढ़ा जाता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखो, यूपीएससी कोई अपना बुक नहीं लिखा है, ठीक है, कि इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है, किसी पे डिबेट होता है, तो अपना जो मानता है वो एनसीईआरटी बुक को मानता है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी एडवांस बुक को पढ़ने के लिए, और मेंस आंसर राइटिंग में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कैसे पढ़ना है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं डायरेक्ट।
तो हम दिखाते हैं 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी से आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं ये टोटल बुक हो गई जितनी किताबें थी। यहाँ पे हम देखते हैं 2023 में PYQ 2023 में क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं देखो। पूछा गया धान्य कटक जो महासांधिक के अधीन एक प्रमुख क्या था, बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध था। ठीक है, धान्य कटक। अब ये पूछा रहा कि ये क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित था। ठीक है, लोकेशन पूछ रहा है, आंध्रा में, गांधार में, कलिंग में, मगध में। तो देखो धान्य कटक जो है ये एनसीईआरटी में क्लास 12 की, जो हमने एनसीईआरटी बताई, क्लास 12 की कौन सी एनसीईआरटी थी, ये वाली एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में आप जाओगे, चैप्टर नंबर आप खुद जाके सर्च कर लेना, चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में जब आप 43 पेज नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि धान्य कटक के बारे में चर्चा की गई है। तो धान्य कटक कहाँ पे स्थित होगा, ये आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा गया यूपीएससी में, तो ये 2023 का, आप लोगों को पता होगा कितना कठिन पेपर बना था। देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में देखते हैं 42 नंबर ये क्वेश्चन था, सेट ए का था, आप देख सकते हैं जाके। इसमें था कि प्राचीन भारत के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना से थी। मूलतः मतलब कि केवल बौद्ध संकल्पना में ही स्तूप की संकल्पना दी गई थी। अब यहाँ पे अगर हम और देखेंगे डिटेल्स में तो देखो उस वही एनसीईआरटी है जो क्लास 12 की मैंने एनसीईआरटी बताई, न्यू वाली एनसीईआरटी। चैप्टर कौन सा है, भारतीय प्राचीन के कुछ विषय हैं। ठीक है, वही अभी हमने जिक्र किया। और यहाँ पे देखोगे 44 नंबर पेज पे जाओगे तो लिखा स्तूप क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी। ठीक है, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। देखो स्तूप बनाने की परंपरा कहीं ना कहीं पहले से थी और आगे चल के क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जुड़ गई। तो यही लिखा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना से थी। इसको आप गलत काटोगे। और ये दूसरा क्या है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपण होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, केवल और केवल 2 सही हो गया। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये केवल और केवल मैंने 2 ही क्वेश्चन निकाला, और जबकि इस बार 2023 में यूपीएससी में 12 से 13 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे। तो ये एनसीईआरटी का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये एनसीईआरटी में और ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने के लिए एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये आपको डेली बाय डेली टारगेट दिया जाएगा और उसके बाद में आप अपना टारगेट करते रहिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे और उसके बाद में आंसर राइटिंग भी करने को मिलेंगे। तो यदि आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।